तो हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस। देखिए, कल मैंने फर्स्ट क्लास लिया था आपका अरुणाचल टाइम्स न्यूज एनालिसिस का। उसमें एक अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों की तरफ से। काफी स्टूडेंट्स के मतलब बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए जिसमें उन्होंने बोला सर इसकी उन्हें काफी टाइम से जरूरत थी। तो वो ढूंढ रहे थे क्योंकि कई एरियाज में उनके लिए न्यूज़पेपर अवेल करना इतना एक्सेसिबल नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इस इनिशिएटिव से उनको काफी फायदा मिला। तो अगर आप लोगों को इस इनिशिएटिव से फायदा हो रहा है, ये सीक्वेंस से आपको ये सीरीज से फायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसमें कल जो हम लोगों ने बात करी थी वो कल का आपका न्यूज़पेपर था। तो डेली आपका जो न्यूज़पेपर आएगा उसको हम लोग आपका कंटिन्यू करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड जो थोड़े बहुत फैक्ट्स होंगे उस सॉरी उसकी भी बात हम करते हुए चलेंगे। ठीक है ना? तो अभी देखो, आज सर आपका 27 फरवरी डेट है। तो आज हम लोग जो न्यूज़पेपर देख रहे हैं 27 फरवरी का, तो इसमें एक बार देख लेते हैं सर आज के लिहाज से क्या क्या आपके पास इंपॉर्टेंट न्यूज मौजूद है। ठीक है ना? तो देखो, एक तो ये जो न्यूज है ये है अरुणाचल विंस 7 मेडल्स। इसको थोड़ा सा मैं ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और अच्छे से आप लोगों को दिखेगा। हाँ, तो न्यूज आपका सर ऐसी है, अरुणाचल विंस 7 मेडल्स इन नेशनल जियो जित्सु चैंपियनशिप। ठीक है ना? अब देखो, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज रहती है उसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट उठ के आएगा। जैसे आप जब अपना इस पे नोट्स बनाए तो ये मेंशन कर लीजिए चैंपियनशिप कौन सी है। जियो जित्सु चैंपियनशिप है। ठीक है ना? इसमें अरुणाचल प्रदेश ने कितने मेडल्स जीते? 7 मेडल्स जीते। और जिसमें गोल्ड कितने हैं सर? 2 आर गोल्ड, 1 इज सिल्वर एंड 4 आर ब्रॉन्ज। ठीक है? तो जो गोल्ड मेडल्स होते हैं वो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? तो गोल्ड मेडल किसने जीते हैं सर आपका? लांकुंग एडम एंड लांकुंग दूता। इन दोनों ने आपके क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते। लांकुंग एडम ने जीता है इन द विमेन्स फाइटिंग और लांकुंग दूता ने जीता है इन द मेंस कॉन्टैक्ट इवेंट्स। ठीक है? तो बस यही दो चार फैक्ट्स याद रखिएगा कि आपका जो जियो जित्सु चैंपियनशिप है उसमें अरुणाचल ने टोटल 7 मेडल्स जीते। 7 मेडल्स में से 2 आपके गोल्ड थे और 2 गोल्ड किस किस ने जीते हैं उनके नेम याद रखिएगा। ठीक है? तो ये तो हो गई सर आपकी पहली न्यूज। उसके बाद दूसरी न्यूज पे आ जाते हैं सर। देखो, दूसरी न्यूज रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड, एपीएसएचआरसी से रिलेटेड। तो उन्होंने ईटानगर गवर्नमेंट को कह लो या ईटानगर जो पुलिस है उनको नोटिस भेजा है कि जो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उनको डिटेन किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने नोटिस भेजा है। अब देखो, वैसे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये एग्जाम से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, एक बात मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि न्यूज़पेपर में हर तरह का न्यूज मिलता है। ऐसी न्यूज भी मिलती है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ न्यूज ऐसी होती है जो पॉलिटिकल व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये न्यूज कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज से हमें फायदा हो उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है ना? अब जैसे ये वाली न्यूज है, तो आपका ये मैटर अपना अलग चल रहा है। जो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स की जो पेपर लीक हुआ उस मैटर से, वी टोटली रेस्पेक्ट दैट। ठीक है ना? तो लेकिन यहाँ पर जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। ठीक है? लगभग हर स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। तो इसके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको हम एक बार देखते चलते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसके फैक्ट्स आपका मेंशन कर दिए हैं। तो ये देखो, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसी लॉ से बना है जिस लॉ से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका बना है। तो इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी मतलब किसी लॉ से बनी है।
उस लॉ का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ये कानून को ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इस लॉ की मदद से आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना, जो सेंट्रल लेवल के मुद्दे देखता है, और एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बना। किसी भी स्टेट का ह्यूमन राइट कमीशन उस स्टेट से रिलेटेड ही काम करेगा, ठीक है ना। तो एक बार कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं कि सर इसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, कंपोजिशन की सर अगर हम बात करें यहां पर, हाँ, तो इसमें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, ठीक है। यहाँ पर सर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे हैं। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। यानी 3 में से एक चेयरपर्सन हो गया और 2 मेंबर्स, टोटल 3 मेंबर्स की ये बॉडी है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है सर? गवर्नर करता है। अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहे होते हैं तो उसके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सेम उसी तरह से अब इसमें एक चीज ये याद रखना, चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी क्या है, चेयरपर्सन कौन हो सकता है। देखो अभी 2019 में जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है ना, जिसकी अभी हमने बात करी 1993 वाला, इसको अमेंड किया गया था। तो पहले जो चेयरपर्सन था वो अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है तो उस स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसका रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता था। लेकिन 2019 के अमेंडमेंट के बाद या तो वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो उस स्टेट की हाई कोर्ट का, या फिर वो हाई कोर्ट जज हो, है ना, या फिर वो आपका हाई कोर्ट जज, फॉर्मर हाई कोर्ट जज भी इसमें काम करेगा। पहले सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलिजिबल थे, तो ये थोड़ा सा अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। और मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या है? मेंबर्स शुड बी अ सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, या तो सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हो या फिर डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है ना, ये उनकी रिक्वायरमेंट है। और 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डिस्ट्रिक्ट जज एज वेल एज समवन विद नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट्स। यानी अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो उनको एज ए डिस्ट्रिक्ट जज मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जिसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो किसका? ह्यूमन राइट्स का। इनका टेन्योर पहले 5 इयर्स होता था, 2019 अमेंडमेंट के बाद उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया? 3 ईयर टर्म कर दिया गया। और अब वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो 3 ईयर टर्म और अंटिल द रीच एज द एज ऑफ 70, यानी मैक्सिमम 70 इयर्स या 3 ईयर टर्म, इसमें जो पहले पूरा हो जाएगा वही उनका टर्म रहेगा। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी एज थी 68 इयर्स, ठीक है ना, वो अपॉइंट हुआ मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, लेकिन टर्म अगर उसका 3 इयर्स हो गए तो वो 71 पे एंड हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, उसको 3 ईयर का टर्म नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एज 70 एक्सीड हो रही है। 3 ईयर टर्म दे रहे हैं लेकिन एज 70 एक्सीड नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कौन रिमूव कर सकता है? तो देखो सीधी सी बात है, अपॉइंट करने का काम तो गवर्नर का है, ठीक है ना, जो भी मेंबर्स होते हैं चेयरपर्सन होता है, और लेकिन इसको जो रिमूव कर सकता है वो प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ह्यूमन राइट कमीशन में ये खास बात ध्यान रखना, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं 3 मेंबर्स, उनको अपॉइंट तो आपका चेयर गवर्नर कर सकता है, बट रिमूव कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर्स को जो रिमूव करने का प्रोसीजर है, सेम उसी प्रोसीजर पे इनको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो बाकी लास्ट पॉइंट सैलरी से रिलेटेड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इनकी सैलरी वगैरह, ठीक है। तो ये बात हो गई सर आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन से रिलेटेड। तो ये टॉपिक चूंकि आपका न्यूज में था इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में देख लिया, है ना। तो यानी अगर ऐसे कोई भी टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन की बात निकली तो उसको भी हमने साथ ही साथ डिस्कस कर लिया। इसी तरह से आपको भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो आप भले आपने पॉलिटी नहीं भी पढ़ी हो बट स्टिल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाला पार्ट आपका क्या हो गया? रिवाइज हो गया, ठीक है ना। इस प्रोसीजर के साथ पढ़ेंगे तो जीके आपका और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा
और ज्यादा मजबूत भी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर, इसमें फिर अगली न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। बाकी आज कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आई है। एक बस थोड़ी सी दुखद खबर है, आपका जो पंकज उधास जी हैं, जिन्होंने मतलब बहुत ही क्लासिकल क्लासिकल गाने दिए। एक आपने सुना होगा चिट्ठी आई है आई, मतलब वन ऑफ द माय फेवरेट ना, तो लेकिन काफी लोगों को पसंद आते हैं। तो एक बहुत ही मतलब बड़े सिंगर रहे हिंदुस्तान के, तो एट द एज ऑफ 72 उनका कल डेथ हो गया है। तो काफी अफसोस वाली बात है, ठीक है ना। चलिए सर, अब बॉबी देओल नहीं आएगा एग्जाम में तो छोड़ो, चलो। तो ओपनहाइमर से रिलेटेड वो, और अभी ऑस्कर्स वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं ना। चलो, ये इतना एग्जाम रिलेटेड नहीं है। फिर आज के एडिटोरियल में आ जाओ। एडिटोरियल में जैसे हमने कहा, पहले थॉट ऑफ द डे देख लो क्या है। यू विल नेवर गेट बोर्ड व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू, देयर इज रियली नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू। यानी होता क्या, जैसे हम लोग कहते हैं ना, यार लाइफ से उकता गए, बोर हो गए, इसका मतलब है आप वही सेम चीज रिपीट कर रहे हो। तो हमेशा लाइफ में कुछ कुछ इनोवेटिव करते रहना चाहिए, कुछ एक्साइटिंग करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब 9 to 5 वाली अगर आप जॉब करते हो तो जॉब छोड़ दो। जॉब करते करते भी आप लाइफ को थोड़ा सा थ्रिलिंग बना सकते हो। मतलब अगर आप मान लो जॉब कर भी रहे हो, तो ऐसा नहीं कि 9 to 5 मतलब उसके बाद आपकी लाइफ नहीं है। उसके अलावा भी कुछ एक्सपीरियंसेस करिए, अगर टाइम मिले तो वीकेंड्स एंजॉय करिए, बुक्स पढ़िए, है ना, कोई नई स्किल सीखिए। तो अगर लाइफ में आप जितना नया सीखते रहोगे, उतना जितना इवॉल्व अपने आप करते रहोगे, उतनी ही बेटर ह्यूमन बीइंग आप बनते रहोगे। जितना डाइवर्स कल्चर को देखोगे, जितना डाइवर्स नॉलेज को आप पढ़ोगे, उतना ही आप और ज्यादा बेटर पर्सन बनोगे, ठीक है ना। यही स्पोर्ट का मतलब है। बाकी एडिटोरियल्स में ये ज्यादातर पॉलिटिकल न्यूज है, ठीक है ना। जैसे ये संदेश खली वाली न्यूज है, संदेश खली में अभी काफी वायलेंस की सिचुएशन बनी हुई है। अभी धारा 144 भी लगी थी वहां पर। उसके बाद आपका इंटरनेट भी सस्पेंड किया गया था। तो वहां मतलब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इशू बता देता हूँ। वहां वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है ना। तो वहां पर एक एरिया है उस डिस्ट्रिक्ट में, संदेश खली। तो वहां पर कुछ लोकल जो महिलाएं थी, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि वहां उस एरिया का जो लोकल लीडर है, टीएमसी का लीडर, उसका नाम है शाहजहां शेख। तो वो उन लोगों पर असॉल्ट करता है, उन लोगों को मतलब उनकी लैंड इंक्रोचमेंट कर रखी है। तो काफी वायलेंस के भी उन्होंने असॉल्ट के उस पर ब्लेम लगाया है। और वहां की जो लेडीज हैं, उन्होंने वहां पर इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है। पुलिस पे भी आरोप लगाए हैं, एलिगेशंस की पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है। और वो पर्सन ऑलरेडी ईडी की टारगेट पे था, ईडी का समन भी था, बट वो अरेस्ट नहीं हो पाया। वो अभी फिलहाल का है, किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है ना। तो उसी को रिलेटेड वायलेंस हो रहा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये बस उसी से रिलेटेड आपका न्यूज है, ठीक है। और इसमें देखो एक न्यूज है आपका, नो बाम फॉर मणिपुर। ये अभी रिलेटेड है, जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था। जो सारा जो मणिपुर में वायलेंस शुरू हुआ था, वो शुरू हुआ था जब हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि मीती ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस में ऐड करो। अब जो ऑर्डर था हाई कोर्ट ने, इस ऑर्डर का बस इतना सा जो पैराग्राफ है जिसमें वो मीती ट्राइब को ऐड करने की बात कर रहे थे, उसको डिलीट करवा दिया है। तो उसी से रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है। उन्होंने कहा कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत कुछ वायलेंस इस मुद्दे पर हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी इस मुद्दे पे रिलेटेड कि हाई कोर्ट ने क्या कहा, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ उससे रिलेटेड इस मुद्दे पर, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, व्हाट हाई कोर्ट सेड ऑन मीटी कुकी कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ ईस्ट पीएससी करके सर्च कर लेना। उस पर आपको ये जो जानकारी है डिटेल में वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे एक है, नीड टू कीप एन आई ऑन सिक्योरिटी पाकिस्तान। तो ये न्यूज देखने में हो सकता लगे ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने इसको पढ़ के देख लिया, नथिंग इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, है ना। अपने एग्जाम से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें बस जो ऑथर है वो इतना कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई, अभी पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे, क्योस की सिचुएशन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर अभी इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस में धांधली हुई है ना, रिगिंग हुई है। और वो पब्लिक हो चुकी है वो न्यूज।
तो इस वजह से माहौल ठीक नहीं है। तो ऑथर कहना चाह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान में हालात खराब होते हैं, कियोस की सिचुएशन होती है, तो आर्मी वहां के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इंडिया के साथ टेंशन शुरू कर देती है। तो लोगों का नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो जाता है, और नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न के चलते जो उनके इंटरनल मुद्दे होते हैं लोग उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है अगर उनकी खुद की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही तो हो सकता है उनकी आर्मी इंडिया के साथ कोई बवाल करे, तो लोगों की ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपका ऑथर कहने चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन खराब है, तो हो सकता है उसका असर हमारे बॉर्डर्स पे दिखे, तो हमें अपनी सिक्योरिटी की थोड़ी सी चिंता इस बात पे करनी चाहिए। दैट्स इट, इतना इसमें बोला गया है। बाकी पाकिस्तान में जो इलेक्शन रिगिंग हुई है उस पर भी एक सेपरेट वीडियो नॉर्थ ईस्ट पीसी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो वहां से आप जान सकते हैं, ठीक है सर। चलिए और क्या है न्यूज में देख लेते हैं एक बार, इसके बाद ठीक है। बाकी जनरली आपका पॉलिटिकल न्यूज है। एक न्यूज थी, चाइना मूव्ड मिलिट्री फोर्सेस इन डिसरिगार्ड ऑफ एग्रीमेंट जयशंकर ऑन बॉर्डर रो इन ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है। तो इसमें भी मतलब ऐसा कोई सब्सटेंशियल कंटेंट नहीं है, कोई फैक्चुअल कंटेंट नहीं है जो हमारे काम आ सके। इसमें बस जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है बस यही कहना चाह रहे हैं कि चाइना के साथ हमारी टेंशन्स बढ़ रही हैं, क्योंकि चाइना ने जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उसके खिलाफ वर्जी की, मतलब उसके अगेंस्ट जाके काम किया है। बॉर्डर पे एग्रेशन चाइना ने बढ़ाया है, और पहले हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वीक था, तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं। चाइना पे जो बॉर्डर पे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग थी उसको भी हमने बढ़ा दिया है, ताकि बॉर्डर्स को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तो बस यही सब बातें हैं। और जो इसमें मोदी जी 2018 में वुहान में गए थे, मीटिंग की थी वहां के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ, तो उसके बारे में भी बस थोड़ा बहुत इन्होंने जिक्र किया, बट नॉट मच वेरी रेलिवेंट फॉर अवर एग्जाम्स, ठीक है ना। तो मैंने इसके आपके लिए इस न्यूज को पढ़ लिया है, तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद देखो एक मुद्दा चल रहा था अभी, आसाम में मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील कर दिया गया, ठीक है ना। आसाम में क्या लाया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी हो रही है। तो एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सर बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर मसला क्या है, ठीक है ना। तो देखो सर एक चीज समझो आप, एक चीज आप ये समझो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो कोड होता है, कोड का मतलब क्या है, कोड का मतलब होता है बहुत सारे बिल्स का एक ग्रुप, मान लो अ ग्रुप ऑफ बिल्स, ठीक है ना, या करेक्ट वर्ड हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ बिल्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स या कलेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है ना। कई एक तरह के लॉज का, एक तरह के लॉज का एक जो पूरा कलेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, कोड। मान लो लेबर लॉ से जो लेबर लॉज हैं, कई सारे इंडिया में इंडस्ट्री में जो लेबर वर्क कर रही है उसके लिए बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं। तो जितने भी चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड लेबर लॉज हैं उसको अगर आप एक जगह इकट्ठा करोगे, कलेक्ट करोगे, वो क्या कहलाएगा, लेबर कोड कहलाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ कोड वर्ड हम किस लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ लॉज। तो एक बार बात कर लेते हैं सर, कलेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या है, कौन से लॉज का कलेक्शन है। जो जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लॉज है ना उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, सिविल लॉज या फिर कह लो आप क्रिमिनल लॉज, ठीक है ना। हमारे देश में जितने भी कानून हैं उनको हम ब्रॉडली ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज, ठीक है ना। मर्डर हुआ है ना, असॉल्ट हुआ, ये सब किस में आ जाएंगे, क्रिमिनल लॉज में आ जाएंगे। तो इंडिया में क्रिमिनल लॉज ऑलरेडी क्या है सर, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। इंडिया में क्रिमिनल लॉज क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सबके लिए सेम है। अगर किसी ने मर्डर किया, डजंट मैटर वो किसी रिलीजन का हो, किसी कास्ट का हो, किसी ट्राइब का हो, सबको सजा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो क्रिमिनल लॉज क्या है, यूनिफॉर्म है। तो जो क्रिमिनल लॉज का कलेक्शन है वो क्या कहलाएगा, क्रिमिनल कोड। तो क्रिमिनल कोड आर यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो हमारे देश में है। अब दूसरा आता है सर सिविल लॉज। सिविल लॉज में देखो, सिविल लॉज भी हमारी कंट्री में ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, मेजॉरिटी ऑफ द सिविल लॉज आर यूनिफॉर्म। सिविल लॉ जैसे कि रिलेटेड होता है आपका प्रॉपर्टी का कोई मुद्दा हो गया,
ठीक है ना, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा हो गया तो वो सब किसमें आ जाएंगे, सिविल लॉज में आ जाएंगे। अच्छा, सिविल लॉज का एक सेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज में क्या आ जाता है सर आपका, पर्सनल लॉज में आ जाता है सर आपका, जैसे मान लो मैरिज से रिलेटेड इशू है, ठीक है, मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है ना, चाइल्ड को अडॉप्ट करने की जो बात हो गई है ना, प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बेटी और बेटी में, सक्सेशन वाली बात हो गई, तो ये सारी चीजें है ना, मैरिज हो गया आपका, डिवोर्स हो गया, ये एडॉप्शन हो गया, चाइल्ड एडॉप्शन, सक्सेशन, तो ये सब किसमें कवर होते हैं, पर्सनल लॉज में। ये भी एक सेक्शन है सिविल लॉज का, और ये सेक्शन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, पर्सनल लॉज। जैसे मैरिज या डिवोर्स की अगर हम बात करें तो हर एक रिलीजन के लिए अलग एक्ट है, जैसे मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है, हिंदूज के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियंस के लिए उनका अपना अलग मैरिज एक्ट है। तो डिपेंडिंग ऑन रिलीजन हमारे पर्सनल लॉज वेरी करते हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो यानी जो सिविल लॉज है उसका एक सेक्शन पर्सनल लॉज, इट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो यानी और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो चाहते थे कि ये जो पर्सनल लॉज है इसे भी यूनिफॉर्म कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम देश में और भी बड़े बड़े मुद्दे थे। आज जो हम इंटीग्रेटेड है उतना हम उस टाइम इंटीग्रेटेड थे नहीं, तो उन्होंने सोचा ये अभी ठीक वक्त नहीं है लॉज को यूनिफॉर्म करने का। तो ये जो काम है उन्होंने फ्यूचर गवर्नमेंट्स पे छोड़ दिया। तो जो काम उन्होंने फ्यूचर गवर्नमेंट्स पे छोड़े उसको वो मेंशन करके गए डीपीएसपी, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें एक आर्टिकल है सर, आर्टिकल 44, ठीक है, उसमें वो लिख के गए हैं स्टेट शैल एंडेवर टू मेक यूनिफॉर्म सिविल लॉ, मतलब यूनिफॉर्म सिविल लॉज। यानी डीपीएसपी का जो पार्ट 4 है उसका आर्टिकल 44, उसमें वो बोल के गए हैं कि जो सिविल लॉज है उनको क्या करो सर, यूनिफॉर्म करो, ठीक है ना। यानी यूनिफॉर्म करने का मतलब है पर्सनल लॉज ही तो बस यूनिफॉर्म नहीं है, बाकी इसके अलावा और सारे सिविल लॉज यूनिफॉर्म है। तो सिविल लॉज आर नॉट यूनिफॉर्म एट द टाइम, और सिविल लॉज का जो कलेक्शन है वही क्या कहलाता है, सिविल कोड कहलाता है, ठीक है। सिविल लॉज का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है, सिविल कोड कहलाता है। तो इसी सिविल कोड को क्या करने की जरूरत है, यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, ठीक है। इसी सिविल कोड को यूनिफॉर्म करने की जरूरत है, और इसी को हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड, अच्छा ये जो मुद्दा है कंकरेंट लिस्ट है, यानी इसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है और इसमें आपका यूनियन गवर्नमेंट भी कर सकता है, लॉज बना सकता है। कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकता है। तो दैट इज योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये चीज एग्जाम में कैसे जनरली पूछ ली जाती है, आपसे पूछ लिया जाता है बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला गया है, तो यू मस्ट से इट इज द आर्टिकल 44, ठीक है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला गया है, ठीक है सर, यहां तक बात। चलिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो एग्जाम के रिलेटेड पॉइंट्स हमें जानने थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे लॉ बना दे या स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, जैसे उत्तराखंड में बन रहे हैं, आसाम गवर्नमेंट की तरफ, आसाम गवर्नमेंट भी उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, ठीक है सर। चलिए, तो ये मुद्दा हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द न्यूज। बात करते हैं सर और क्या है न्यूज में। चलिए, तो ये जो बात हो गई ना यूसीसी थ्रू फ्रंट डोर, ये यूसीसी की हमने यहाँ पर बात कर ली। इसके बाद थोड़ा सा इसमें से ये वाली न्यूज ध्यान रखना, ये आपका इंडियन शटर रक्ष कंदासामी विस इटालियन जूनियर सिंगल्स टाइटल, ठीक है ना। इस न्यूज को नोट कर लेना। इटालियन जूनियर सिंगल्स टाइटल किसने जीता है, इटालियन जूनियर सिंगल्स टाइटल किसने जीता, रक्षक कंदासामी ने जीता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
और तो आई थिंक इसमें और कुछ है नहीं। एक एनपीएस से रिलेटेड और न्यूज थी, वो मुझे और आपसे डिस्कस करनी थी, एक बार उसको देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। ओके, तो वी विल नाउ फिनिश अवर लास्ट आर्टिकल। इट वाज रिलेटेड विद एनपीएस। एक्चुअली अभी एक न्यूज थी कि मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली एनपीएस ओपीएस इसकी लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। अभी कांग्रेस, अभी इलेक्शन होने वाला है, तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया है कि अगर वो जीतते हैं तो एनपीएस खत्म करके ओपीएस लागू कर देंगे। तो एक बार मैं थोड़ा सा बस आपको डिफरेंस बताना चाह रहा था कि व्हाट इज ओपीएस एंड व्हाट इज एनपीएस। देखो, ओपीएस जो पहले इस पेंशन सिस्टम चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम उसको कहते हैं ओपीएस। उसमें क्या होता था सर, आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था ओपीएस, उसमें सीन आपका ऐसा चलता था कि जो भी आप मान लो रिटायर हो रहे हो 60 इयर्स ऑफ एज पे, आपकी लास्ट सैलरी थी 50,000 रुपीज, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो जो भी लास्ट सैलरी होगी उसका हाफ यानी 25,000 रुपीज, ये आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगी, पेंशन। फिर इसके बाद जैसे जैसे डियरनेस अलाउंस वगैरह ऐड होता रहेगा, फिर पेंशन भी बढ़ती रहेगी, यानी जो भी आपकी लास्ट सैलरी उसका हाफ, तो वो आपको एज ए पेंशन टिल द एंड ऑफ योर लाइफ मिलती रहेगी, ठीक है ना। आपके बाद जो आपके स्पाउस होंगे तो उसका हाफ वो उनको मिलती रहेगी टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। तो ये उनके आपके स्पाउस तक की लाइफ तक की ये स्कीम थी। तो ये पहले चलती थी, लेकिन इसमें काफी बर्डन आ रहा था, इकोनॉमिक बर्डन गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2004 में एक नई स्कीम लाया, नेशनल पेंशन स्कीम। इसको न्यू पेंशन स्कीम भी कह देते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। इसमें क्या था, इसमें आप अपनी सैलरी से, ठीक है ना, मान लो आपकी सैलरी कुछ है, उसका कुछ परसेंट, मान लो 10% आप कंट्रीब्यूट करोगे, उसमें कुछ गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, वो सारा पैसा आपका एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। वो उसको कहते हैं कॉर्पस, ठीक है। तो आपका जो कॉर्पस है वो एक जगह इकट्ठा होता रहेगा। तो जब आप रिटायर हो गए तो वो कॉर्पस आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, और ये पैसा आपका ग्रो भी करेगा। मतलब जो भी मार्केट जिस रेट से ग्रो करेगा, है ना, इकोनॉमी में जैसे मान लो शेयर वगैरह में पैसे लगाते, म्यूचुअल फंड में लगाते, तो जिस हिसाब से ओवरऑल मार्केट ग्रो करेगा उसी के अकॉर्डिंग ये पैसा ग्रो करेगा। तो ये जो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, तो आप इसमें अपना फिक्स कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद कि मेरे को मंथली इतनी इनकम चाहिए, तो उसमें से मंथली इनकम आपको उतनी मिलती रहेगी। यानी पहले पूरा बर्डन किस पे था, गवर्नमेंट पे था। अब इसका कुछ कुछ हिस्सा आपकी सैलरी से कटेगा और मार्केट पे छोड़ दिया। इस पैसे की जो ग्रोथ है वो मार्केट पे छोड़ दी कि जिस हिसाब से मार्केट बढ़ेगा उस हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा, ठीक है। तो दैट वाज नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है ना। इट इज ए वॉल्यूंटरी, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपके ऊपर है, आप चाहो तो अडॉप्ट करो, ना चाहो तो ना करो। अब इसको गवर्नमेंट ने कई स्टेट्स में देखोगे बंद भी कर दिया, ठीक है। बाकी अब फिर बस पॉलिटिक्स थोड़ा रहती है, जैसे मान लो अभी राजस्थान में कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट जो उनके भी सीएम थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू भी कर दिया था, बट फिर से बीजेपी आ गई, उसने न्यू पेंशन स्कीम लागू कर दिया, ठीक है। तो अब बस वो थोड़ा सा पॉलिटिकल मुद्दा रह गया, उसमें मैं नहीं जाना। हमें बस ये पता होना चाहिए कि सर ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है, ठीक है। एक दो बातें और ध्यान रखना, ये जो भी पैसा आप एक जगह इकट्ठा करोगे, इस सबको मैनेज कौन करेगा, रेगुलेट करने के लिए बॉडी है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपका बॉडी है जो इसको रेगुलेट कर रही है, ठीक है सर, चलिए। तो ये थोड़ा सा एनपीएस और ओपीएस का मेरे को आपको डिफरेंस बताना था, तो वो अपन कर चुके। तो बस यही चीजें हैं सर, डेली इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स न्यूज में हमें मिलते रहेंगे, इसी तरह से डेली बेसिस पे हम उसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अब मेन पर्पज ये होता है कि मान लो कोई भी न्यूज है, उसमें कोई ऐसा फैक्चुअल पार्ट है जो आपके एग्जाम में आपके काम आ सकता है, उसको भी हम डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। पर्पज यही है कि जीके के रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे, ये हमारी कोशिश रहती है। तो उसका तरीका वही है, जितना वाइड वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर करो,
कोई भी न्यूज पढ़ो तो उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम आप आइडिया लगा सको कि इसमें क्या क्या एग्जाम के रेलिवेंट है, वो एज ए स्टूडेंट मुश्किल होता है, बट हमें मालूम है कि किस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना। कई सालों से जो हम एग्जाम्स को एनालाइज कर रहे हैं, आपका किस तरह से वो पेपर्स एपीएसएसबी में बना रहे हैं या एपीपीएससी में बना रहे हैं, तो वो हमें गाइड कर देता है कि किस तरह से हमें चीजों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका एनालिसिस स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको इससे फायदा हो रहा है, ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है सर। चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।